अच्छा, कल हमने मई जून 22 पेपर 2 वेरिएंट 2 डिस्कस किया था। उसके थर्ड वेरिएंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वेरिएंट 2 जैसे ही हैं। इसलिए विंटर 22 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, क्योंकि पहले पेपर्स में जो है ना वो वेरिएंट्स में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते थे। काफ़ी सारे मतलब 50-60% क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते थे। तो इस वजह से विंटर 22 डिस्कस करते हैं और इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह से हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, अ वायर इज अप्रोक्सीमेटली 48 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड approximate diameter of 0.3 millimeter, which measuring instruments can be used to obtain more precise values of the dimensions of the wire। तो आपने बस फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बेस्ट रहेगा। 48 सेंटीमीटर की लेंथ है। लेंथ के लिए तो आपको पता है सिंपल रूलर यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक लेंथ मेंशन कर दी ताकि इंस्ट्रूमेंट चूज करने में भी इजी हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर रूलर, तो 30 सेंटीमीटर रूलर से तो ये मेजरमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर के क्लोज क्लोज है। तो जो दो ऑप्शंस 30 सेंटीमीटर रूलर वाले हैं, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब सी और डी में से चूज करना है। तो सिंपल सा, लेंथ को अगर मेजर करना हो तो रूलर यूज करेंगे, डायमीटर को मेजर करना हो तो माइक्रोमीटर यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इजी, इतना मुश्किल नहीं है। नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 35 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इजी है, एरिया अंडर द कर्व यूज करेंगे। और एरिया अंडर द कर्व में सबसे पहले, अच्छा अब आपकी चॉइस, आप चाहो तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो ग्राफ को। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जैसे आपके लिए इजी हो। इसको चार में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल और फिर लास्ट में ट्रेपीजियम। ठीक है, ये तीन शेप्स हो गई। तो इन तीनों शेप्स की जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की कैलकुलेशन है, 1/2, बेस 10, हाइट भी 10, 10 × 10। ठीक है, तो ट्राइंगल में जो डिस्टेंस कवर हुआ 50 मीटर। फिर उसके बाद रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में लेंथ 10 से 25 तक है, तो 15 लेंथ और हाइट अगेन सेम 10। और लास्ट जो है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के लिए आपको याद होगा कि ये वाली साइड जो है वो बेस कंसिडर होती है, और जिसकी ऑपोजिट सामने साइड है इसे ए कंसिडर करेंगे, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला, बेसिकली एक रेक्टेंगल को और एक ट्राइंगल को मिलाते राइट एंगल तो ट्रेपीजियम बनता है। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू अगर आप देखो तो ए की वैल्यू 10 तक है,
उसकी हाइट 10 तक है, और बी की वैल्यू देखें, इसकी हाइट 20 तक, और एच की जो है वो 25 से 35, इसका मतलब ये भी इक्वल्स टू 10 है। तो 20 प्लस 10 30, और 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे सिंपल, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। सो 150 150 300, 300 प्लस 50 350, ऑप्शन बी। ठीक है, तो काफी बेसिक है क्वेश्चन, क्योंकि आपने जितनी थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली बेसिक है ये आपके लिए, मतलब इजी डिफिकल्टी लेवल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रिजल्ट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन इट्स मास। ठीक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो W इक्वल्स टू एम जी। वैल्यू ऑफ जी से W पे इफेक्ट होता है, मास तो सेम रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, उससे कोई लिंक नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूले से भी कोई लिंक नहीं है, और जो ऑप्शन ए है उसमें तो इनर्शी आएगा बेसिकली। तो ऑप्शन डी, जिसका लिंक डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ है। ठीक है, ऑप्शन डी। द डायग्राम shows four pieces of laboratory apparatus. Which pieces of apparatus are used to find the density of a liquid? डेंसिटी फाइंड करनी है, आपके माइंड में वो क्वेश्चन आया होगा, थ्योरी में हम करते थे कि अगर आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, तो क्या सेटअप हम यूज करते हैं। तो डेंसिटी के लिए आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मास के लिए तो हमें बैलेंस चाहिए होगा। ठीक है, मास के लिए हमारे पास ये यूज हो जाएगा, और दूसरा वॉल्यूम के लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा। ठीक है, रूलर स्टॉप वॉच की कोई नीड नहीं है हमें, क्योंकि इससे कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। इससे मास आ गया और इससे वॉल्यूम आ गया। नंबर 5, a metal rod of length 80 centimeter is pivoted at point O. Its center of mass is at midpoint. Four pulley four pulley wheels are indicated by the letter P. ठीक है, 4 व्हील्स लगे हुए हैं हमारे पास एज अ पुली के तौर पे, और बिल्कुल उसको सेंटर में पिवट किया है, पॉइंट ओ, और मास भी उसका मिड पॉइंट पे है। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन। व्हाट इज द वेट ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड का वेट आपने फाइंड आउट करना है, मार्किंग आपके पास है यहाँ पर, और ये इसका सेंटर आ गया, और यहाँ पे इसको पिवट किया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेशंस आपने चेक करनी है कि क्या हो सकती है। अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशंस हम देखें, तो क्या हो सकती हैं और किस डायरेक्शन में हो सकती हैं। आप दोनों तरफ मासेस देखो सेम है, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों तरफ इक्वली मासेस को जो है वो कनेक्ट किया है, दोनों की मोमेंट आर्म को सेम रखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्सेस की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर 3 फोर्सेस है टोटल। एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी, लेट सपोज इसे हम F1 कंसिडर करते हैं। एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी, इसे हम F2 कंसिडर कर लेते हैं। और एक फोर्स यहाँ पर होगी जिसे हम F3 कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना। फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो, अब आप इनकी रोटेशंस को कंसिडर कर लो कि इनकी रोटेशंस किस तरह से होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले वेट की अगर हम बात करें, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और अगर आप पिवट
पॉइंट से देखो, तो पिवट पॉइंट से ये इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर हम F1 को कंसिडर करें, तो F1 की रोटेशन कैसी होगी? आप सबको इग्नोर कर दो, सिर्फ पिवट और F1 को देखो। तो इसके अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, क्योंकि पिवट लेफ्ट पर है, फोर्स ऊपर अप्लाई होगी, तो ये उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। इसी तरह F3 को आप कंसिडर करो, सब इग्नोर कर दो, सिर्फ पिवट और F3 को नोट करो आप। तो वहां से भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज दो हो गई रोटेशंस, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। अब सिंपल कैलकुलेशन पे आते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप ये पूरा कंसिडर करोगे मोमेंट आर्म D1, ऑप्शन सी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें पता है कि फोर्स मतलब वेट बॉडी का हमें नहीं पता। तो W मल्टीप्लाई बाय, ये 20 डिस्टेंस है, 20 इसमें और ऐड हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। D1 40 हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज में आए, जैसे F1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो F1 के हिसाब से अब यहाँ पर मास गिवन है दोनों का। ठीक है, तो मास को वेट में कन्वर्ट करना है, तो W इक्वल्स टू एम जी लगेगा, यहाँ पर भी W इक्वल्स टू एम जी लगेगा। ठीक है, तो हम पहले F1 के लिए अगर लिखें, मास 1, ठीक है, और D1 आ जाएगा इसका मोमेंट आर्म। इसी तरह से मास 2 यूज करेंगे, और इसका मोमेंट आ जाएगा D2। 40 W इज इक्वल्स टू, अब 0.1 मास है और इसको मल्टीप्लाई करना है 9.8 से, 0.98। और D2 की वैल्यू वो दोनों के लिए सेम, मतलब पहले हम F1 की बात कर रहे हैं, तो ये D1 है बेसिकली। ये वाला जो था, ये D2 है, क्योंकि ये F2 के साथ था। तो D1 की वैल्यू 20 प्लस, ये भी सेम आएगा 0.98। और D2 की वैल्यू कितनी होगी? 20, 40, 60। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो वैल्यू कंसिडर होगी वो पूरी यहाँ से यहाँ तक कंसिडर होगी, इसे हम D3 यूज कर रहे हैं। तो D3 टोटल होगी 60। 20 यहाँ तक मार्क किया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ तक और 20, फिर यहाँ तक और 20। ठीक है, क्योंकि टोटल लिखा हुआ है लेंथ रॉड की 80 है, तो वो चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करोगे आप उसे, 20 20 20 के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये सारी आपके पास जो है वो मार्किंग्स आ गई, और अब बस आपने कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। 0.98 को मल्टीप्लाई किया 20 से, ऐड कर लिया 0.98 और 60 के प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, इनके पेपर में ये जो 22 का इसमें वैल्यू वो 10 यूज करते हैं राउंड ऑफ, लेकिन हम क्योंकि न्यू पेपर की प्रैक्टिस है, इसलिए हम डायरेक्ट 9.8 यूज कर रहे हैं। आंसर तो राउंड ऑफ हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस 9.8 की रहेगी, तो फाइनल में कंफ्यूजन नहीं होती। तो बस आपने 78.4 को डिवाइड करना है 40 से, तो आपको भी पता है कि 1.96 आएगा, जिसको राउंड ऑफ 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो ये वाला पहला क्वेश्चन था इस पेपर का, जो डिटेल था, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लाजमी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ in the direction shown. A force acts on the object to keep it in the circular path in which labeled direction.
डज दिस फोर्स एक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन शोन? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन में जो रोटेशन इन्होंने शो की है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर आप देखो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ए की फोर्स है, जो कि ऑप्शन डी, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो एक ही सवाल पूछते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही होती है हमेशा। Question number 7. A force capital F acts on a body of mass small m for a time t. C. Okay, check कर लेते हैं हम. During this time, the velocity of the body increases from small u to v, which equation relates. आपने इक्वेशन बस आइडेंटिफाई करनी है। ये वाला क्वेश्चन कहीं और भी इन्होंने इसी तरह पूछा था इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स खुद इक्वल होता है एफ टी के, और उसके बाद ये इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एम वी माइनस यू के। तो इस तरह से इसके काफी लिंक्स बनते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है उसमें से इक्वेशन सी इसको मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8. एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? तो जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है, बहुत सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सिंपल ऑप्शन बी। नंबर 9. A skier is pulled up a short straight slope at a constant speed by a rope. The tension in the rope is 100 Newton, यानी फोर्स गिवन है रोप की, एंड देयर इज अ कंबाइंड फ्रिक्शनल एंड एयर रेजिस्टेंस 20 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो गई। एक्टिंग ऑन द स्कायर द स्लोप इज 10 मीटर लॉन्ग एंड स्कायर राइजेस 1.5 मीटर वर्टिकली, हाउ मच वर्क इज डन? वर्क डन फाइंड आउट करना है। और उसके अलावा जो ये हाइट इन्होंने कहा, ये हाइट जो है वो 1.5 की है, और इसका ओवरऑल जो डिस्टेंस है स्लोप का वो 10 मीटर का है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस है वो कंबाइन अप्लाई हो रही है, यानी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, ये दोनों कंबाइन 20 न्यूटन अप्लाई कर रही है, और टेंशन इन द रोप है 100 न्यूटन, ठीक है। ये सारी आ गई फोर्सेस। अब आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वर्क डन का हमें पता है कि एफ इंटू डी होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 100 न्यूटन फोर्स है और 20 न्यूटन इस पे रेजिस्टिव फोर्स है। स्लोप 10 मीटर लॉन्ग है, स्कायर की हाइट 1.5 है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप देखो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डी। ठीक है, फोर्स गिवन जो है वो टेंशन इन रोप के इक्वल है, यानी जितनी टेंशन होगी उतना ही रोप जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है अपनी डायरेक्शन में। और जो डिस्टेंस कवर होगा स्लोप पे वो 10 मीटर्स का कवर होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डिस्टेंस है 10 मीटर। और फाइनल आंसर आएगा 1000 जूल्स, ठीक है। क्योंकि 20 न्यूटन तो ऑपोजिट है, उस डायरेक्शन में तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो उसको आपने इग्नोर करना है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि 20 में से -20, 100 में से -20 क्यों नहीं कहा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। इस वजह से हमने 100 - 20 यहाँ पर नहीं किया। In some situations, a force does work which set of condition increases the quantity of work done by the force। किस सिचुएशन में वर्क डन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी? बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है F × D। उससे आपको ये पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क डन, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड उतना ज्यादा वर्क डन। तो इसका मतलब है दोनों को आप इंक्रीज कर दोगे अगर, तो तब जाकर आपको दोनों में फाइनल रिजल्ट भी इंक्रीज होकर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो दोनों को इंक्रीज करने पे वर्क डन भी इंक्रीज ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, a measuring cylinder of cross sectional area 4 centimeter square contains 224 centimeter cube of liquid. The pressure of the liquid at the base of the measuring cylinder due to liquid is, लिक्विड की वजह से 8800 का प्रेशर है, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी फाइंड करनी है। अब लिक्विड की बात है तो आपको पता है प्रेशर इन लिक्विड ही यूज होगा यहाँ पर। डेंसिटी, वैल्यू ऑफ जी और डेप्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है और डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। ठीक है, तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है और डेंसिटी ऑलरेडी उसमें फॉर्मूला में इंक्लूड भी होती है। तो अब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेप्थ तो गिवन नहीं है कि हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके और इसमें से आंसर फाइंड आउट कर लेते। तो क्या करना होगा? 224/4। अच्छा, 224 आपके पास वॉल्यूम है और ओवर 4 आप एरिया से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। और फिर 56/1000। ठीक है, 224 डिवाइडेड बाय 4, 56 मल्टीप्लाई बाय 8800 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, इसके रिजल्ट में जो आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है आपके पास। अब सबसे पहले वॉल्यूम में आपको पता है 3 लेंथ्स होती है, एरिया में 2 होती हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सही कि अब आपने सबसे पहले क्या किया कि 224 जो है वो वॉल्यूम था, और वॉल्यूम को जब आपने इससे डिवाइड किया तो 3 और 2 माइनस होकर सिर्फ एक पावर बचेगी, वो होगी एक सिंगल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले एच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया किया, बिल्कुल सही। 56 सेंटीमीटर।
56 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं क्योंकि इसे मीटर में लेकर आना है। मीटर, ये लेंथ आ गई मीटर में। ठीक है, अब आपके पास मीटर में आ गया, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होती है, प्रेशर उन्होंने आपको खुद से दे रखा है। तो अब आप रो जी एच लगाओगे, उसमें से हम डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। 8800 डिवाइडेड बाय 16034। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा टाइम आपको बाकी क्वेश्चन से ज्यादा लगा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इसमें 11 के बाद, अब इसमें 12 क्वेश्चन से ही थर्मल स्टार्ट हो गया। कल वाले वेरिएंट में 13 तक था, लेकिन इसमें 12 से थर्मल स्टार्ट हो गया। द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज मेजर्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस in the cylinder is slowly decreased, the temperature of the gas does not change। अच्छा, मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज डिक्रीज स्लोली, वॉल्यूम डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। विच ग्राफ शोज हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जा रहा है तो प्रेशर को इंक्रीज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये वो सारी चीजें जो हमने बिना ऑप्शन देखे अभी डिस्कस की है। अब आप इसको ऑप्शन पे फिट करके देख सकते हो कि कहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही फिट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो, और बी की, तो ऑप्शन सी और बी जो है वो आपको दोनों इंक्रीज दिखा रहे हैं। ठीक है, बी में बस प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जीरो से स्टार्ट कर दिया, हालांकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ हो कुछ। तो इसलिए हम ऑप्शन बी को नहीं, सी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियल प्रेशर की है। वॉल्यूम क्योंकि कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट अबाउट द एवोपरेशन इज करेक्ट। अ बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद एन एवोपरेटिंग लिक्विड लूजेस थर्मल एनर्जी। ठीक है, अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एन एवोपरेटिंग, ये गलत है दूसरा। अ विंड ओवर अ लिक्विड डिक्रीजेस, ये भी गलत है। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल सोर्स, ये भी गलत है। ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो बॉडी कांटेक्ट में होगी एवोपरेटिंग लिक्विड के साथ तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी एवोपरेशन की वजह से डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है। सही, ऑप्शन ए। अच्छा, अब ये अगला जो क्वेश्चन है ना, ये सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, ये वाला हमारे अब सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारे पास पढ़ा ही नहीं हमने, थर्मामीटर से रिलेटेड। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पता है ये टॉपिक भी इंक्लूड नहीं है, इसे स्किप कर सकते हो आप। डायरेक्ट 16,
Which piece of equipment is designed to produce type of electromagnetic wave? इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कौन सी इक्विपमेंट से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हो? इलेक्ट्रिक मोटर से कोई ऐसी वेव जनरेट नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कोई वेव जनरेट नहीं होती, इलेक्ट्रिक जनरेटर से कोई ऐसी वेव जनरेट नहीं होती जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में आए। लेकिन इलेक्ट्रिक फायर से हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जो माइक्रोवेव्स होती हैं और हॉट बॉडीज से जो जनरेट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फायर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो सकती है, जो कि इस रीजन में भी लाई करेगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से वेव शुरू हो चुका है वैसे। यहाँ से वेव्स का सेक्शन शुरू हो गया। अब passing boat causes a floating object on a lake to bob up and down 18 times in 12 seconds. The wavelength of the wave created by the boat is 48 centimeter. What is the velocity of these water wave? अच्छा, 18 टाइम्स अप एंड डाउन हो रही है वो 12 सेकेंड्स में। तो बेसिकली ये आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को आप 18 डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हो। मतलब 18 जो है वो मूवमेंट है और 12 जो है वो टाइम है, 1.5। द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ आपके पास 48 सेंटीमीटर है। आंसर सब सेंटीमीटर्स में से है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ऑप्शन बी। ओके। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 48, 72। ठीक है, सिंपल। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में ही है, ऑप्शन बी। वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री। व्हाट इज नीडेड फॉर द वेव टू रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री? तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? अ शाइनी सरफेस, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अ स्मॉल गैप, ये डायफ्रैक्शन में काम आता है। और जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो रिफ्लेक्शन में काम आएगा। ऑप्शन सी, डिफरेंट मीडियम आइदर साइड्स ऑफ द बाउंड्री इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिफरेंट, डिफरेंट मीडियम आइदर साइड ऑफ द बाउंड्री इन विच द स्पीड ऑफ द वेव इज डिफरेंट। ठीक है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है मीडियम चेंज करने पे। यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डिफरेंट, लेकिन ये वाली बात सही है कि स्पीड ऑफ द वेव इज डिफरेंट, क्योंकि स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए। वो जो हम फॉर्मूला भी लिखते हैं ना, एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, तो वो भी इसीलिए लिखा जाता है कि अगर आप दोनों की स्पीड्स कंपेयर कर लो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। सी में क्या प्रॉब्लम है? फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास उसमें सेम ही आती है मीडियम चेंज होने के बाद भी, तो इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, लेंस वाला क्वेश्चन है। अ पर्सन यूजेस अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट अ स्टैम्प। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है तो सबसे पहले आपके पास उसकी माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है वो इमेज कैसी बनती है या बन सकती है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको पता है वर्चुअल इमेज बनती है। और इस बी में आप देखो तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो इसमें रियल इमेज बन रही है, ये पॉसिबल नहीं है। सी भी इंटरसेक्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस नहीं है। डी में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चली गई, और आप इसे अगर एक्सटेंड भी करोगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें आप एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पर मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 20. The diagram shows an object in front of a plane mirror at which labeled position is the image of the object form. तो इमेज की पोजीशन बतानी है कि कौन सी होगी इसमें से करेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. तो इसमें आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो इसके सामने ही इमेज बनती है. ठीक है. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे ये हो जाएगा. और ऑब्जेक्ट की साइड से आप देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा आपके पास. और डिस्टेंस भी इसका इक्वल है. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही. दोनों तरफ डिस्टेंस भी इक्वल है और एंगल भी मैच कर रहा है. The diagram shows the action of a thin converging lens on two rays of light. The rays are from the top of an object and inverted image is formed, which name is given to the distance RS. RS को आपने मेजर करना है तो ये वाला डिस्टेंस F को रिप्रेजेंट करता है यानी फोकल लेंथ को, क्योंकि जहाँ से पैरेलल लाइट रे पास होती है उसे फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. ऑप्शन सी. अच्छा क्वेश्चन नंबर 22. The diagram shows the air molecules in the part of a sound wave at a particular moment in the time. Which statement is not correct? Earlier there was compression at x. Later there will be a rarefaction at x. This part of the wave is traveling horizontally across the page. This part of the wave is traveling towards the top of the page. अच्छा x से अगर आप पहले देखो ये वाला पार्ट ये कंप्रेशन है. ठीक है. और फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन इस तरह से पैटर्न बना हुआ है. ठीक है. तो ये वाली बातें तो सही है. और इसमें ये बात भी सही है कि ये बिल्कुल साउंड स्ट्रेट ट्रेवल करता है. तो ये तीनों बातें सही है. हमने वो सेलेक्ट करनी है जो इसमें करेक्ट नहीं है. वो है ऑप्शन डी. क्योंकि टॉप ऑफ द पेज आपको बिल्कुल भी इसको देखकर आइडिया नहीं हो रहा कि टॉप ऑफ द पेज की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. So how is it not B? लेटर देयर विल बी अ रेयरफेक्शन एट एक्स. अच्छा बेसिकली इसमें क्या है कि ये वाला पैटर्न जो है ना वो कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड चल रहा होगा. ठीक है. मतलब ये आप समझो ये एनिमेशन अगर चलती रहे फॉरवर्ड एक रील की तरह. तो अभी ये वाला जो पार्ट है लेट सपोज हम इसको कहते हैं ए. अब ये पार्ट ए जो है ये फॉरवर्ड चलता चलता जब मूव करेगा तो अभी आप देखो यहाँ पर एक्स पे आपको पार्टिकल्स दूर नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रेयरफेक्शन मिल रहा है. ठीक है. जब रेयरफेक्शन यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या आएगा कंप्रेशन. कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. But अभी it says late. Wouldn't that mean the next one, which is compression? अच्छा अभी जो आपके सामने पिक्चर है एक्स पे वो रेयरफेक्शन शो कर रही है. अब उन्होंने लिखा है अर्लियर. इसका मतलब है रेयरफेक्शन से पहले क्या था कंप्रेशन. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन इस तरह से. तो मतलब एक्स पॉइंट जो है वो तो हमने एक पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लिया. अब आप उस पॉइंट को ऑब्जर्व करते रहो 1 मिनट तक. तो आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से चेंजेस मिलेगी. तो ये दोनों बातें सही हैं. ठीक है. उन्होंने Oh, okay, I देखो understand.
हाँ, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि अभी इस वक्त एग्जैक्टली क्या शो कर रहा है वो। ठीक है, इसलिए उन्होंने अर्लियर और लेटर वर्ड लिख दिया कि पहले कंप्रेशन था उसके बाद रेफेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। अगर वो इस तरह से पूछते कि पॉइंट एक्स इस वक्त क्या शो कर रहा है, किस पोजीशन को शो कर रहा है, तो फिर हम रेयरफेक्शन को सेलेक्ट करते। लेकिन उन्होंने कहा है लेटर, तो उसके बाद जो है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी। और वैसे भी आप डी ऑप्शन देखोगे वो बिल्कुल ही आपको ऑब्वियस पता चल रहा है कि टॉप ऑफ द पेज जो है वो कुछ मूवमेंट नजर ही नहीं आ रही, पूरी यूनिफॉर्म पैटर्न। साउंड है, साउंड स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है। 23, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कौन सी वैल्यू क्लोजेस्ट है? सेम होगी। ठीक है, वैक्यूम में और एयर में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, 3 एक्सपोनेंट 8, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट में कुछ चेंज नहीं आता। मीडियम में जाके चेंज हो जाता है, जैसे ग्लास मीडियम हो, प्लास्टिक मीडियम हो, उसमें जाने के बाद जो है वो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तभी वो फॉर्मूला यूज करते हैं, N = C/V। सही है? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, a 100-meter race is started by firing a gun. The gun makes a bang and puff of smoke. And when does the finishing judge see the smoke? And when does he hear the bang? तो आपको पता है लाइट फास्ट ट्रेवल करती है, तो पहले स्मोक दिखेगा, फिर बैंग सुनाई देगा। ऐसा ही है। तो सीज द स्मोक इमीडिएटली और hears the bang आफ्टर अबाउट 0.3 सेकेंड्स। बेसिकली आइडिया यही है कि साउंड लेट ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट ट्रेवल करती है। स्मोक सबसे पहले दिखना चाहिए आपको ऑप्शन में, तो इसलिए ऑलमोस्ट इमीडिएटली का ऑप्शन बेस्ट है। अच्छा, यहाँ से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया। अच्छा, डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेट का हमारे पास अब टॉपिक नहीं है, आप इसे भी स्किप कर सकते हो। थ्योरी में भी हमने नहीं किया था और कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया भी नहीं था, तो ये आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर को जो है वो उसमें करंट मेजर किया, और सेम रेजिस्टेंस वायर पे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द करंट इन द सर्किट एंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? तो कौन सा इफेक्ट आपको इसमें से सही लगता है? इफेक्ट ऑन करंट, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। अब 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, और अगर लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन लेंथ। तो अगर लेंथ इंक्रीज मतलब इतनी बड़ी लेंथ हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस तो हाई होगी। और द स्टूडेंट रिपीट्स, और पहले जो थी लेंथ वो 50 सेंटीमीटर थी, तो इसका मतलब है लेंथ को इंक्रीज किया, और लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब ये कि आपने रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर दिया। तो दोनों क्वांटिटीज आपने इंक्रीज कर दी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि पहले 50 लेंथ थी, अब 100 हो गई है। 27, a resistor is connected to a cell so that there is a current
from the positive terminal of the cell to the negative terminal. What causes the current in the resistor? रेजिस्टर को कनेक्ट किया सेल के साथ, ठीक है, मतलब आपके पास एक प्लस माइनस हो, and there is a current from the positive terminal to the negative terminal, what causes the current in the resistor. ठीक है, तो अब किसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव, प्रोटॉन्स मूविंग फ्रॉम, प्रोटॉन्स तो मूव करते ही नहीं है, ठीक है, और करंट जो है वो कन्वेंशनल होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल जो हम कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए, जो चार्जेस मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं सिर्फ, और डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। 28 अगेन रिपीटेड प्लास्टिक रॉड और ड्राई क्लॉथ, ठीक है, काफी बार ये आप देख चुके हो, हर साल ये ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, ऑप्शन बी, ठीक है, अच्छा, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और वुलन क्लॉथ पे नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसने गेन किए, रॉड टू क्लॉथ सही है, क्योंकि क्लॉथ ने गेन किए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। Which combination of the current in a resistor and the time for which it is present results in the charge of 240 coulombs passing through the resistor? अच्छा, कॉम्बिनेशन बताना है कि किस कॉम्बिनेशन में आपके पास जो चार्जेस का आंसर है वो 240 आएगा, सिंपल उन्होंने ये पूछा है, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू आई टी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इन्होंने करंट और टाइम दिया हुआ है, तो बस आपने कॉम्बिनेशन जल्दी से चेक करने होंगे कि कौन से में आपको सेम मिल रहा है, 2 × 120 करोगे आप तो आपको 240 शुरू में ही मिल जाएगा, ठीक है, तो पहला ही कॉम्बिनेशन सही है, करंट 2 एम्पियर, टाइम 120 सेकेंड्स। Each potential divider is placed in a circuit with a power supply. Which potential divider makes the potential difference across component Y increase when the light intensity decreases? तो कौन से कंपोनेंट में, मतलब सॉरी, कौन से कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंपोनेंट Y का डिक्रीज हो जाएगा जब इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज हो रही है, ये इंटेंसिटी है, करंट नहीं, तो किस कॉम्बिनेशन में होगा ऐसा? अच्छा, अगर आप ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में जो है वो एक्स की जगह पर एल डी आर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एल डी आर है, अब वो कह रहे हैं इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एल डी आर की वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, सॉरी मैंने यहाँ पे इंक्रीज लिखा था इन्होंने, तो इसका मतलब है कंपोनेंट वाई में इंक्रीज होगा, तो जब वोल्टेज एल डी आर का डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे कंपोनेंट का वोल्टेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि बी में तो वाई पर उन्होंने खुद एल डी आर लगा दिया, सी में जो है वो थर्मिस्टर लगा हुआ है, डी में भी थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो ये कंपोनेंट सी जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करते सिवाय बी के, लेकिन बी में प्रॉब्लम ये है कि वाई की जगह पर खुद एल डी आर लगा दिया,
तो उसका वोल्टेज तो डिक्रीज की तरफ जा रहा है। सही है। 31 two resistors R1 R2 are connected in series. The current in the resistors is I नॉट, क्योंकि सेम होता है। एक और रेजिस्टर है R3, उसको पैरेलल में लगा दिया R2 के साथ। ठीक है, आ गया। हाउ डू द करंट्स I1 and I2 in the resistor R1 and R2 compare to the current I नॉट। अब आपने बताने के रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी। अच्छा, पहले वाली डायग्राम में तो करंट जो है वो सेम जाएगा, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब दूसरी डायग्राम में आपने देखना है कि करंट इन R1 वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। वैसे R1 तो अकेला सीरीज में है, ठीक है, तो उसमें से तो करंट आई नॉट जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कुछ और कनेक्टेड नहीं है। तो उसमें से जो करंट जाएगा वो तो पूरा आई नॉट वाला करंट ही पास होगा जो पहले हमारे पास फ्लो कर रहा था। ठीक है, या उससे ज्यादा होगा। अच्छा, पहले रेजिस्टर भी दो थे। और another resistor R3 is then connected in parallel with R2। हाँ, अब एक और रेजिस्टर भी कनेक्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पर सही है। इन्होंने सबसे पहले लिखा था करंट इन द रेजिस्टर, तो जो रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा था वो आई नॉट था, इसमें भी आई नॉट था। ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए तो अब जो I1 फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो वो टोटल करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब तीन रेजिस्टर्स हैं, तो इसमें करंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। और ये दोनों जो रेजिस्टर है ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो I2 की वैल्यू जो है वो लेस होगी आई नॉट से, और I1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी आई नॉट से। ठीक है, ऑप्शन डी। The diagram shows a circuit containing a cell, a lamp and two ammeters. The current reading on the ammeter is 0.2 एम्पेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो करंट की रीडिंग आई है वो 0.2 एम्पेयर है। What is the name for this type of circuit and what is the reading on ammeter 1? ammeter 1 पे क्या रीडिंग होगी। और ये सर्किट आपके पास सीरीज है, वैसे तो सभी एक ही साथ कनेक्टेड है, तो पैरेलल तो होगा नहीं। और ammeter 1 में रीडिंग बताने की कितनी होगी। अच्छा देखो, सब सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब है करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीरीज में करंट भी सेम होता है, तो ऑप्शन ए, कि करंट यहाँ से फ्लो होगा। 33 वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है और अब ये टॉपिक एक्सक्लूड हो गया, तो ये नहीं आएगा। अब सिर्फ ये कंप्यूटर वालों के पास इंक्लूड है कंप्यूटर में। 34, four small compasses are placed around a solenoid. A current is now switched on in the solenoid, which diagram shows possible new directions of the compass needle। अच्छा, पहले एक सोलेनॉइड के अक्रॉस कंपास रखे थे, पोजीशन आप देख सकते हो, उसके बाद करंट स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद जो है वो क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है इन कंपास की, वो आपने बतानी है। इसको जूम आउट कर लेते हैं, ये सारी पोजीशंस आ गई। अच्छा, अब आपके पास इसमें ना दो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
आप वो वाला रूल अप्लाई करो उस पे, कर्ल रूल, कि या तो आपके पास फिंगर का कर्ल जो होगा, ठीक है, वो इस तरह से हो सकता है, सही है, या इसके ऑपोजिट हो सकता है। ठीक है, या तो आपके पास थंब इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकता है नॉर्थ, या इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी करंट की डायरेक्शन हो सकती है, तभी उन्होंने कहा है पॉसिबल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं पता, वो यहाँ से भी फ्लो कर सकता है, वो यहाँ से भी कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो अगर नॉर्थ आपके राइट साइड पर है, तो दूसरी कंडीशन में नॉर्थ लेफ्ट पर भी आ सकता है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हुए चलें, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी और डी में से पॉसिबिलिटी है। सी में आप देखो कि लेफ्ट पर है, ठीक है, नॉर्थ अगर लेफ्ट पर है, तो ये साउथ आ गया, तो ये वाली फील्ड गलत है। डी में क्या होगा कि नॉर्थ यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लो करके वो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन आपके पास बिल्कुल सही बनी हुई है, ऐसे, सही है, ऑप्शन डी। और 35 में कोर के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? बहुत सिंपल है, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी। 36, द डायग्राम shows a conducting metal PQ in the magnetic field between the north pole and the south pole. The rod is connected to a resistor in a circuit. In which direction should rod PQ be moved to induce the current I in the direction of the arrow in the circuit? In which direction should PQ be moved? अच्छा, आपने ये बताना है कि PQ को किस डायरेक्शन में मूव करे ताकि EMF इंड्यूस हो सके इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो इन द सर्किट। ठीक है, तो करंट की ये डायरेक्शन है। अब आपने बताना है कि मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए। नॉर्थ से साउथ जो है वो फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और अच्छा, आप चाहो ना इसको सिंपल भी कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आप इसकी डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके सीधा करके भी कंसिडर कर सकते हो। और इसमें आपको ये पता है कि अब आपने मूवमेंट बतानी है, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और आप इसमें राइट हैंड रूल यूज करोगे या लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे? अब हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, हमें फोर्स पता नहीं है, करंट की डायरेक्शन पता है। ठीक है, करंट आपके पास इनटू द पेपर जा रहा है एक तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ है। आप इसको सिंपल कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फर्स्ट फिंगर से शो हो जाएगी, और करंट जो है वो इनटू द पेपर जा रहा है, इनटू पेज करंट की डायरेक्शन है, और थंब आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, न्यूक्लियर के क्वेश्चंस हैं अब। और न्यूक्लियर में अ थिन metal foil is placed in a vacuum. Alpha particles are fired at the foil, and most go straight through. A very small proportion of alpha particles are deflected through large angles. What does this provide evidence for? ठीक है, तो इससे आपको कौन सा एविडेंस मिल रहा है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इस चीज का कोई एविडेंस नहीं मिलता इससे। देयर आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम, ये भी एविडेंस इससे नहीं मिलता। और देर इज अ टाइनी न्यूक्लियस इन ईच एटम, ये सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी होता है। ठीक है, तो इससे हमें बेसिकली ये एविडेंस मिलता है कि मोस्ट ऑफ द एटम वो एम्प्टी है। द टेबल कंपेयर अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, विच रो इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगी? अल्फा के बारे में देखें, मोर आयनाइजिंग देन बीटा और गैमा, ठीक है। लेस वाला तो गलत है। फिर अब प्रोटॉन बीटा प्रोटॉन, ये गलत है। तो अब सी में से चॉइस है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल था ये भी। A highly voltage power supply is connected to a metal grid, or when the radioactive source is placed close to the grid, sparks are observed in this position indicated, which statement explains why the sparks are formed. स्पार्क्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब यहाँ पर जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्स लगा हुआ है जिसमें से अल्फा एमिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फा एमिट हो रहा है और यहाँ पे मेटल ग्रिड है और यहाँ पे हाई वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा, अब स्पार्क ऑब्जर्व क्यों हो सकता है? इसमें लिखा है अल्फा पार्टिकल्स हैव अ लॉन्ग रेंज। एक तो ये तो गलत बात है क्योंकि इसकी रेंज वैसे ही कम होती है और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस पे चार्ज नहीं होता, ये बात भी गलत है। इनका मास नहीं होता, ये बात भी गलत है। अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली आयोनाइजिंग, ये बात सही है। ठीक है, उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए आपको खुद ऐसे कि वो इजीली आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी बेस्ट चॉइस है कि उसकी आयनाइजिंग पावर हाई है, इस वजह से वो आयनाइज होगा जिसकी रिजल्ट में आपको स्पार्क मिलेगा। और नंबर 40, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट 4 different radioactive isotope. The student places a detector near each radioactive material. The background count rate is 36 counts per minute throughout the investigation. The table shows the detector readings at the start and after 8 hours. Which isotope has a half-life of 4 hours? तो किस आइसोटोप की हाफ लाइफ 4 आवर्स है ये आपने देखनी है। काउंट रेट एट द स्टार्ट, काउंट रेट आफ्टर 8 आवर्स। अगर 4 हाफ लाइफ होगी तो 8 आवर्स में 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी, ऐसा ही है। तो आप इसमें 2 हाफ लाइफ चेक कर लो। जैसे यहाँ पर 150 है, 150 में से हम बैकग्राउंड रेडिएशंस हटा दें तो ये बन गई 114। 212 है, 212 में से 36 माइनस करें, 176। 260 में से माइनस करेंगे तो 225 बचेगा, रिमेनिंग पार्ट। और 356 में से माइनस करें 320,
तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज आ गई। अब आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करो 114। अब 114 की आप एक हाफ लाइफ करो, आपको मिलेगा 57। और 57 की आप दूसरी हाफ लाइफ करोगे तो आपको आंसर कुछ और ही मिलेगा, जो कि आपके इसमें लिस्ट में नहीं है। अब 176, 88, 44 ये भी सही नहीं है। 112, 56.2, और लास्ट वाले की अगर हम चेक करें 160 और 80। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कि विच आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। ठीक है, तो कौन से आइसोटोप की जो है वो 4 आवर्स आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आपके पास ये सब आंसर्स आ गए। अब ये सब करने के बाद आप इनमें बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐड करके देखो। +36, ठीक है, +36, क्योंकि डिटेक्टर लगा हुआ है सब में। आप बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐड करके देखो कि आपका कौन सा आंसर फाइनल के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, 44 और 36 ये भी नहीं मैच होगा। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा 50, 60, 70, 80, तो ये भी नहीं मैच हो रहा। 56 और 36, हाँ ये हो सकता है। 56.2 +36, इसकी वैल्यू आ रही है 92.2। तो ये थर्ड वाला कॉम्बिनेशन आपको सही रीडिंग दे रहा है, और डी वाला भी रीडिंग आपको एग्जैक्ट नहीं दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये था कि आपने देखना है कि 4 आवर की हाफ लाइफ किसकी है। 4 आवर की हाफ लाइफ का मतलब ये कि आफ्टर 8 आवर्स 2 हाफ लाइफ हो जानी चाहिए। तो हमने सबके पहले 2 हाफ लाइफ फाइंड आउट कर ली बैकग्राउंड रेडिएशंस माइनस करके। और जब बैकग्राउंड रेडिएशंस हमने माइनस कर दी, ठीक है, और फिर इसमें से हाफ लाइफ निकाल के उसे वापस ऐड अप कर दिया, क्योंकि डिटेक्टर में तो अभी भी रीडिंग आएगी बैकग्राउंड की। और उसमें जब हमने चेक किया तो सी ऑप्शन ऐसा था कि जिसमें आपकी रीडिंग एग्जैक्ट मैच हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका भी पेपर कंप्लीट हो गया।